नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। शायद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब कभी भी युद्ध को लेकर ट्रंप से नहीं मिलेंगे। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ऐसा धोखा दिया है जिसके बाद तय हो गया है कि ट्रंप भी चाहते हैं कि रूस यूक्रेन की जमीन पर पूरी तरह से कब्जा कर ले। यही वजह है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइल देने से मना कर दिया है। यानी पुतिन ने ज़ेलेंस्की की जमीन छीन ली और ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की पीठ में खंजर मार दिया। ना मिलेगी टॉमहॉक, ना मिलेगी जमीन। ज़ेलेंस्की पर ट्रंप का मॉस्को हमला। शायद ज़ेलेंस्की को इतने बुरे नतीजों की कभी उम्मीद नहीं थी। एक तरफ ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को अमेरिका बुलाकर धोखा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के एक इलाके पर 24 घंटे के अंदर 68 बार हमले कर दिए हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें अमेरिका में बुलाकर उन पर रूसी हमला कर देंगे। जी हाँ, ज़ेलेंस्की के साथ अमेरिका में ट्रंप ने कुछ ऐसा ही किया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने ना तो ज़ेलेंस्की को टॉमहॉक मिसाइलें देने का वादा किया है और ना ही जंग लड़ने में साथ देने का वादा किया है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को 2 टूक संकेत दे दिए हैं कि यूक्रेन को टॉमहॉक देना लगभग असंभव है। साथ ही ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से ये भी स्पष्ट कर दिया है कि रूस ने जितनी जमीन अभी तक यूक्रेन की जीत ली है, उतनी जमीन यूक्रेन को रूस को देनी पड़ेगी। ज़ेलेंस्की ट्रंप के डबल गेम में पूरी तरह से फंस गए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 3.5 साल बाद ज़ेलेंस्की को रूस के सामने सरेंडर करना पड़ सकता है। हम शुरुआत करते हैं कि ज़ेलेंस्की को युद्ध के डैडी डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से पुतिन के ट्रैप में फंसा दिया है। रूस ने जमीन पर हमला किया, अमेरिका ने कलेजा चीर दिया। रूस यूक्रेन जंग के 1332 दिनों के बाद आज यूक्रेन उसी स्थिति में तबाह हो रहा है जैसे 3.5 साल पहले तबाह हो रहा था। इस वक्त रूसी सेना पूर्वी और मध्य यूक्रेन पर बेहद तीखे और भीषण हमले कर रही है। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का अनुमान है कि 2.5 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक और 60,000 से 1 लाख यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि जब वो अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से व्हाइट हाउस में मीटिंग करेंगे तो ट्रंप उन्हें लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें जरूर देंगे। लेकिन अमेरिका में ज़ेलेंस्की के साथ जो ट्रंप ने किया है उसे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के होश उड़ा दिए हैं। हम आपको वीडियो ग्राफिक्स के जरिए पूरा माजरा समझा देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन से छीने गए क्षेत्रों को रूस के पास ही रखने का संकेत देकर ज़ेलेंस्की के हौसले तोड़कर रख दिए हैं। व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच 2 घंटे तक मीटिंग चली, लेकिन ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ये साफ कर दिया कि अमेरिका टॉमहॉक यूक्रेन को देने की स्थिति में नहीं है। ट्रंप ने बहाना देते हुए कहा कि अगर अमेरिका टॉमहॉक यूक्रेन देगा तो इससे युद्ध और ज्यादा भड़क जाएंगे। ट्रंप ने इसको लेकर कहा, मैं चाहूंगा कि यूक्रेन को टॉमहॉक की जरूरत ना पड़े। ट्रंप ने मीडिया के सामने इस बात का भी दावा किया, अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए उन सभी मिसाइलों की जरूरत जो वो पिछले 4 साल से यूक्रेन को भेज रहे हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को डबल धोखा देते हुए यहाँ तक कह दिया कि यूक्रेन युद्ध को तुरंत रोक दे और जो जमीन रूस जीत चुका है वो जमीन को भूल जाए। वो जमीन अब रूस के कब्जे में ही रहेगी। भौचक के ज़ेलेंस्की को समझ नहीं आ रहा है कि जो ट्रंप 36 घंटे पहले यूक्रेन को टॉमहॉक देने का संकेत दे रहे थे, वो ट्रंप पुतिन से 2 घंटे फोन पर बात करने को लेकर पूरी तरह से पलट गए। इस पूरे सीन में ज़ेलेंस्की को ऐसा लग रहा है कि जैसे रूस ने यूक्रेन की जमीन पर हमले किए हैं, जबकि अमेरिका ने यूक्रेन के कलेजे को चीर डाला है। अब सवाल उठता है, क्या हंगरी में अगले 2 हफ्ते में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग में कुछ बड़ा होगा और क्या ज़ेलेंस्की ट्रंप के दबाव में यूक्रेन की जमीन रूस को सौंप देंगे? President Zelensky, as you know today, we had a very good meeting, very cordial meeting. In my opinion, they should stop the war immediately.
You go by the battle line wherever it is, otherwise it's too complicated. You'll never be able to figure it out. You stop at the battle line, and both sides should go home, go to their families, stop the killing, and that should be it. Stop right now at the battle line. I told that to President Zelensky. I told it to President Putin. Thank you very much. इधर दूसरी रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी इस साल यूक्रेनी क्षेत्र के 4,714 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने का दावा किया था। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW का अनुमान है कि रूसी आंकड़े का वास्तविक आंकड़ा 3,434 वर्ग किलोमीटर के करीब है। रूस कब्जे का ज्यादा इलाका बता रहा है। खबर है कि रूसी सेनाओं ने डिप्रोपेट्रोव्स्क में कलिनोवस्कोय और स्टेपोवॉय और डोनेट्स्क में टेरिलोवो, मेस्कोय, सेंड्रिगोलोवो और किरोस्क पर कब्जा करने का दावा किया। रूस की सेना ने सितंबर में ही यूक्रेन के 447 वर्ग किलोमीटर यानी 172.6 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन के चेर्निहिव इलाके के क्षेत्रीय गवर्नर व्याचेस्लाव चौस ने भी कहा कि रूसी सेना ने 24 घंटे की अवधि में यूक्रेन के चेर्निहिव क्षेत्र पर 68 बार गोलीबारी की, जिससे भयानक नुकसान हुआ है। 41 देशों के हथियार, अमेरिका और यूरोप से मिल रही खुफिया जानकारी के दम पर यूक्रेन पिछले 90 दिनों में रूस की 38 में से 19 तेल रिफाइनरों पर हमला कर चुका है। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन ट्रंप के बड़बोले बयान के बाद दावा कर रहा है कि यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को हराना शुरू कर दिया है, लेकिन मैदान जंग में यूक्रेनी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। 30 दिन में ही यूक्रेन के 447 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है, जबकि दूसरी तरफ रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर हो रहे हमलों को लेकर पुतिन ने ज़ेलेंस्की को खुली धमकी दी है कि अगर ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र में धमाका हुआ तो रूस अपने एक भी दुश्मन को नहीं छोड़ेगा। ट्रंप ने जिस वक्त कहा था कि रूस कागज का शेर है, उस वक्त ज़ेलेंस्की बहुत खुश हुए थे, लेकिन ज़ेलेंस्की को यह अंदाजा नहीं था कि जिस रूस को वो कागज का शेर समझ रहे हैं, वो कयामत बनकर उन पर ऐसे हमला करने वाला है जिसको देखकर पूरे यूक्रेन की रूह कांप जाएगी। इस वक्त पूरे पूर्वी यूक्रेन में रूस के तूफानी हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी कि वो रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र के पास हमला करके एक खतरनाक खेल खेल रहा है और सीधी धमकी दी है कि मॉस्को यूक्रेन द्वारा नियंत्रित परमाणु संयंत्रों पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि ज़ापोरिज़िया एटमी संयंत्र, जो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये एक सप्ताह से ज्यादा समय से बाहरी बिजली स्रोतों से कटा हुआ है और इसे आपातकालीन डीजल जनरेटरों के द्वारा ठंडा किया जा रहा है, जिसे लंबे समय तक संचालन के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। अगर इसमें धमाका हुआ तो यूक्रेन से लेकर रूस के कई हिस्सों में परमाणु तबाही आ जाएगी। वहीं यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि रूस ने जानबूझकर बाहरी बिजली आपूर्ति बाधित की क्योंकि वो स्टेशन को अपने ग्रिड से जोड़ने की तैयारी कर रहा था। कौन है कागज का शेर, रूस या नेटो? ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप जानबूझकर रूस यूक्रेन युद्ध को भड़का रहे हैं। जब से ट्रंप ने पुतिन के रूस को कागजी शेर कहा है, उसके बाद से रूस ने यूक्रेनी शहरों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। अब तक यूक्रेन के 27% से ज्यादा इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया, खेरसोन, लुहांस्क, खार्किव पर रूस का कब्जा लगभग हो चुका है। हारते और हाँफते यूक्रेन के सामने अब बस एक ही रास्ता बचा है कि अगर यूरोपीय देश रूस पर हमला कर दें तो यूक्रेन की हार लंबे वक्त के लिए टल सकती है। इधर राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप और नेटो दोनों को बड़ी जंग की धमकी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने काला सागर रिसोर्ट सोची में अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति विशेषज्ञों के एक मंच पर अमेरिका को खुली धमकी दी है। पुतिन ने अमेरिका को सीधे धमकी देते हुए कहा
कि अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देता है तो रूस अमेरिका के रिश्तों के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल युद्ध के मैदान पर कुछ भी नहीं बदल पाएगी। यूक्रेन हार रहा है और आगे भी हारता रहेगा। रूसी सेना धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ रही है। पुतिन ने कहा कि टॉमहॉक मिसाइलें रूस को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन रूसी वायु रक्षा जल्द ही इसका जवाब ढूंढ लेगी। Tomahawks harm us? They can. We'll be shooting them down and improving our air defense systems. Несет ли это ущерб нашим Will this damage our relations with the US, which are now seeing some light at the end of the tunnel? Of course it will. Конечно, нанесет. But how could it be otherwise? Using Tomahawks without the direct participation of American military personnel is impossible. रूस के काला सागर में मौजूद रिसोर्ट सोची में विदेश नीति विशेषज्ञों के एक मंच पर बोलते हुए पुतिन ने मजाक में कहा, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। फ्रांस, डेनमार्क, कोपेनहेगन, लिस्बन, जहां भी वे यानी कि रूसी ड्रोन पहुंच सकते हैं, वो शायद अब नहीं जाएंगे। पुतिन ने दावा किया कि रूस यूक्रेन में नेटो गठबंधन से लड़ रहा है। वहीं इस दौरान पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान का भी मजाक उड़ाया जिसमें कहा गया कि रूस एक कागजी शेर है। पुतिन का दावा है कि ये देखते हुए कि हम पूरे नेटो समूह के साथ युद्ध में हैं और आगे बढ़ते भी जा रहे हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, और फिर भी हमें कागजी शेर कहा जा रहा है, तो फिर नेटो क्या है? पुतिन ने डेनमार्क के ऊपर रूसी ड्रोन उड़ानों के हालिया आरोपों को नेटो के रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए तनाव बढ़ाने वाले प्रयासों का हिस्सा बताया। पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस सहित कम से कम 10 यूरोपीय देशों ने हाल के ही महीनों में रूस पर उनके क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने का आरोप लगाया है, जबकि यूरोपीय संघ ने अपने पूर्वी हिस्से को मजबूत करने के लिए ड्रोन दीवार पहल शुरू की है। The paper tiger thing, I have already told you that Russia has been fighting not with Ukraine and the Ukrainian armed forces, but with all the NATO countries for all these years. Но если мы воюем со Well, if we are fighting with the entire NATO bloc, we are moving, advancing, and we feel confident, and we are a paper tiger, then what is NATO itself? इजरायल ने यमन के हूती मिलिट्री चीफ अल करीम अल घमारी का सफाया कर दिया है। हूती मिलिट्री चीफ की मौत की पुष्टि इजरायल और हूती दोनों तरफ से कर दी गई है। वहीं पीएम नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि अब हमास लड़ाकों को धरती से मिटा दिया जाएगा, क्योंकि हमास ने ट्रंप से समझौते के बाद भी हथियार छोड़ने से साफ मना कर दिया है। उधर ईरान से परमाणु हमलों का अलर्ट व्हाइट हाउस को मिला है। Strong saying, that's right. They used to be. Said they're going to behave. We're going to find out if they behave. If they behave, good. If they don't behave, we'll take care of it. ट्रंप और नेतन्याहू को दो दुश्मनों से बहुत ही डरावने अपडेट मिले हैं। पहला झटका हमास ने दिया है तो दूसरा ईरान ने। हमास लड़ाके हथियारों का जोर दिखा रहे हैं तो ईरान ने एटमी खतरे का लेवल हाई कर दिया है। युद्ध समझौता नहीं, ब्लफ दे रहा हमास। ईरान बनाएगा एटम बम, ओपन ऐलान। खाड़ी में शुरू हो गया फिर से महायुद्ध। गजा युद्ध समझौते को जितना पक्का होने का दावा किया गया, वो उतना ही कच्चा निकला है। हमास लड़ाकों ने ट्रंप का दिमाग गर्म कर दिया है। समझौता तो है, लेकिन हमास हथियार नहीं छोड़ेगा। कोई रास्ता नहीं, हमें अंदर घुसकर हमास को मारना होगा। बहुत हो गई बेइज्जती, हमास को धरती से मिटा दूंगा। इजरायल हमास युद्ध फिर उसी खौफनाक दौर में वापसी कर रहा है, जहां सिर्फ खून खराबा है, जहां जंगी जेटों से मिसाइलों की बौछार है, जहां जलती धरती और धुआं धुआं आसमान है। खाड़ी में पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी युद्ध शुरू हो रहा है। सिर्फ औपचारिक ऐलान की देर है, क्योंकि अब की धमकी ट्रंप ने दी है। फिर से हमास को नर्कलोक की तबाही दिखाने का ऐलान किया जा रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू के लिए हमास ऐसा सिरदर्द बना हुआ है जिसका एक ही इलाज अब दोनों लीडर को दिख रहा है, वो है हमास का टोटल सफाया। ट्रंप और नेतन्याहू ने
अब हमास को खल्लास कर डालने की कसम खा ली है। 13 अक्टूबर को हुए समझौते के 5 दिन बीत जाने के बाद भी हमास लड़ाके सरेंडर करने को तैयार नहीं है। हमास पोलित ब्यूरो के टॉप लीडर ने ये तक ऐलान किया है कि लड़ाका ग्रुप किसी भी कीमत पर हथियार नहीं छोड़ने वाला है। I cannot answer with a yes or no. Frankly, it depends on the nature of the project. The disarmament project you are talking about. What does it mean? To whom will the weapons be handed over? युद्ध समझौते में सबसे जरूरी शर्त हमास को डिसआर्म करने की थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात कई बार दोहराई थी। ट्रंप ने ये तक कहा था कि हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो अमेरिका अपनी सेना गजा में भेजेगा। हालांकि उनकी किसी भी धमकी को हमास ने गंभीरता से नहीं लिया और अब साफ साफ ये कह दिया है कि हमास लड़ाकों के हथियार सरेंडर का कोई सवाल नहीं है। जाहिर है हमास लड़ाकों के हाथ में हथियार रहेगा तो इजराइल सुकून से रह नहीं सकता। पीएम नेतन्याहू इस टेंशन को अब पूरी तरह खत्म करने के मूड में है। वहीं ट्रंप ने हमास पर बराबर नजर बनाकर रखी हुई है। Issued a strong statement. That's right. They used to be said they're going to behave. We're going to find out if they behave. If they behave, good. If they don't behave, we'll take care of it. हमास ने समझौते की शर्तों पर टाल मटोल शुरू कर दिया है। हमास ने इजराइल के जिंदा 20 बंधकों को रिहा तो किया है, लेकिन 28 से ज्यादा मुर्दा बंधकों के शवों को लौटाने में बहुत वक्त ले रहा है। इजराइल को शक है कि हमास ज्यादा से ज्यादा समय युद्ध की तैयारी में लगा रहा है। ट्रंप की पीस डील के ज्यादातर जरूरी बातों पर हमास अमल करने को तैयार नहीं, जैसे मुर्दा बंधकों के शव लौटाने में हो रही देरी को हमास ने गजा के खंडर में तलाशी अभियान का बहाना बना रखा है। हमास मिलिट्री ने हथियार छोड़ने की जगह नए हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। युद्ध समझौते के बाद हमास में लड़ाकों की भर्ती में तेजी आई है। हमास ने अपने सुरंग नेटवर्क को फिर से एक्टिव कर हथियारों का वहां गोदाम बनाना शुरू कर दिया है। हमास के बारूदी कारखाने में गोला बारूद, रॉकेट, बम, आईडी सुरंग नेटवर्क में तेजी से पहुंचाए जा रहे हैं। हमास का तर्क है कि जब तक इजराइल अपने एटमी हथियारों को नहीं छोड़ता, वो हथियार नहीं छोड़ेगा। हमास ने ईरान के एटमी प्रोग्राम की वकालत की है। Israelis hand over the nuclear weapons inside the Zionist entity. Why is Iran being asked to hand over the nuclear weapon or the destruction of the nuclear weapon, and Israel, the Zionist entity, is not being asked to destroy the nuclear weapons it possesses? हमास ने ईरान के समर्थन में हुंकार भरी है, क्योंकि ईरान ने ऐलान किया है कि वो अब किसी भी तरह की परमाणु समझौते में बंधा नहीं हुआ है। ईरान ने 2015 में हुए परमाणु समझौते को सबसे बदनाम एटमी डील करार दिया है। साल 2015 में अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया था। तब वियना में हुए समझौते में ईरान, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका ने साइन किए थे। एटमी डील के बाद ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए गए थे। बदले में ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगा दी थी। लेकिन अमेरिका में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने, उन्होंने ईरान से एटमी डील तोड़ दी। Few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest level of economic sanction. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States. America will not be held hostage to nuclear blackmail. अमेरिका के अलग होने के बाद न्यूक्लियर डील बेमानी हो गई। हालांकि बाकी देशों के साथ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डिप्लोमेटिक चैनल से जुड़ा रहा। अब एक बार फिर जब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने यूएन से ईरान पर बैन लगवा दिया है, तो ईरान ने किसी भी समझौते को मानने से साफ मना कर दिया है, जिससे बढ़ के ब्रिटेन ने ईरान को धमकी दी है। ब्रिटेन ने ईरान को सबसे बड़ा थ्रेट तक कहा है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम फिर से एक्टिव हो चुके हैं। ईरान की एटमी साइटों पर तूफानी अंदाज में काम शुरू होने के सबूत आसमानी कैमरे में भी कैप्चर हो चुके हैं। मतलब ये कि जैसे जून 2025 में ईरान फुल फोर्स में एक्टिव था, वैसे ही एटम बम बनाने शुरू कर चुका है। तो क्या इजराइल अमेरिका जून 2025 जैसे फिर ईरान पर हमला कर सकते हैं? उस वक्त क्या हुआ था, ये भी जान लीजिए। इजराइल ने तब 200 जंगी जेट से ईरान पर बारूद बरसाया था। जवाब में ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की थी। इसके बाद ईरान पर दोबारा पलटवार करके इजराइल ने 3 और न्यूक्लियर साइटें दहला दी थी।
इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान, न्यूक्लियर पावर सेंटर नातांज, मिसाइल लॉन्च सेंटर तब्रेज और काउंटर स्ट्राइक सेंटर शिराज समेत कई शहरों को बारूद से पाट दिया था। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने दावा किया था कि फोर्डो एटमी प्लांट के पास 2 धमाके हुए। इसराइल ने दावा किया था कि उसने इस्फहान में ईरानी परमाणु सेंटर पर हमला किया। ईरान की आधिकारिक IRNA समाचार एजेंसी ने बताया कि पूर्वी अजरबैजान प्रांत में तबरीज के पास एक रडार स्टेशन पर भी हमला हुआ था। पूर्वी अजरबैजान में ईरान के 11 आर्मी बेस पर हमला हुआ, जिसमें 18 लोग मारे गए थे। इसराइल के हमले में 78 लोगों की मारे जाने की जानकारी सामने आई थी, जिसमें ज्यादातर ईरान की सेना के टॉप कमांडर्स थे और कई न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को भी इसराइल ने मार दिया था। इसराइल की बारूदी प्रहार से ईरान के 4 एटमी साइटें तबाह हो गई थी। पहला नतांज, जहां ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा था। नतांज में 14,000 सेंट्रीफ्यूज से 60% तक यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा था। इसराइल ने इस एटमी सेंटर के ऊपरी हिस्से को बम धमाके से उड़ा दिया था। नतांज में पावर सप्लाई ठप हो गई, जिससे एटम बम के सेंट्रीफ्यूज को भारी नुकसान पहुंचा। इसी तरह इसराइल ने फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी को बमबारी से दहलाने का दावा किया। पहाड़ी इलाके में बने इस एटमी सेंटर में 2200 सेंट्रीफ्यूज के साथ 60% तक यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा था। वहीं इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर ईरान ने हमले का आरोप लगाया, जबकि इसराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। इसराइल के हमले के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने खामेनेई को मैसेज भेजा था कि ज्यादा देर करना ईरान के लिए घातक साबित होगा। ट्रंप ने ईरान को तब 60 दिन की डेडलाइन थी, मगर 22 जून को ही ट्रंप ने ईरान के एटमी अड्डों को उड़ाने के लिए 7 B-2 बम वर्षक भेज दिए थे। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइटों को B-2 से जलाकर राख कर दिया था। बंकर बस्टर बम के धमाकों से भूमिगत परमाणु अड्डों की तबाही पहली बार दुनिया ने देखी। हालांकि ईरान ने दोबारा अपने सभी अड्डों की मरम्मत कर एटमी प्रोग्राम शुरू कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने एटमी प्रोग्राम पर अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर रखा है। غنیسازی ما هم 20% نیست. ما اگر لازم باشه، اگر برای مثلا پیشران هسته‌ای یا مسائل دیگر ممکنه به 60% هم غنیسازی رو برسونیم. कुल मिलाकर खाड़ी में ट्रंप दो तरफा मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं।